पूरे देश में चुनाव का बुखार छाया है और रियल्टी सेक्टर भी इसे अछूता नहीं है। चुनाव के मौसम का पूरा फायदा उठाने की तैयारी रियल्टी सेक्टर भी कर रहा है। कैसे देखेंगे आज के एपिसोड में। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी पर। मैं हूं कविता कृष्णन। आज रियल एस्टेट टीवी में देखेंगे रियल्टी में एनआरआई की बढ़ती खरीदारी पर हमारी खास चर्चा। अगर आप एनआरआई हैं और भारत में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। साथ ही देखेंगे रियल्टी सेक्टर की बड़ी खबरें। ऑर्बिट कॉर्प और एचडीआईएल के बाद अब यूनिटेक ने कर्ज पर किया डिफॉल्ट। लेकिन सबसे पहले सीधे चलेंगे इस हफ्ते की बड़ी खबर पर। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक यूनिटेक को डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एलआईसी ने यूनिटेक को इसी हफ्ते डिफॉल्ट का नोटिस जारी किया है। पूरी खबर जानने के लिए बात करते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण, यूनिटेक के खिलाफ एलआईसी किस तरह की कार्रवाई कर रहा है और इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, यहाँ पे जो हमें सूत्रों से पता चला उसके मुताबिक एलआईसी ने 3 कड़े एक्शन लिए हैं यूनिटेक के खिलाफ। पहला एक्शन तो ये है कि यूनिटेक को इसी हफ्ते डिफॉल्ट का नोटिस भेजा गया है और पूछा गया है क्यों नहीं आपको हम डिफॉल्ट घोषित कर दें। दूसरा जो एक्शन लिया गया वो ये है कि यूनिटेक ने जो लोन लिया था एलआईसी से, उस लोन के एवज में जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज के तौर पर रखी थी उसको क्यों न जब्त कर लिया जाए। इसके लिए एलआईसी ने सरफासी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत नोटिस भेजा। और तीसरा जो काफी महत्वपूर्ण नोटिस है वो ये है कि 2 चेक, पोस्ट डेटेड चेक यूनिटेक के बाउंस कर गए हैं। अक्टूबर में 6 करोड़ रुपए के, इससे पहले सितंबर में 2 करोड़ रुपए के। इन दोनों चेक के बाउंस होने की वजह से मामला दर्ज कराया है एलआईसी ने यूनिटेक के खिलाफ। इस पूरे मामले को देख के ऐसा लगता है कि एलआईसी अब यूनिटेक को डिफॉल्ट घोषित करने के मूड में है। और इसकी वजह यह है कि 2007 में 200 करोड़ रुपए का लोन यूनिटेक ने एलआईसी लिया था। 2 बार 2009, 2012 में लोन रिस्ट्रक्चर किया गया। इसके बावजूद यूनिटेक लोन पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता जा रहा है और ऐसे में अब जाकर के एलआईसी ने कड़ा एक्शन लिया है। चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार प्रेशर है कि एनपीए की वसूली की जाए, एनपीए की रिकवरी की जाए। ऐसे में अब कोई भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता एलआईसी और हो सकता है कि जल्द ही यूनिटेक को डिफॉल्ट घोषित कर दे अगर संतोषजनक जवाब यूनिटेक से नहीं मिलता है तो। यहां पे जो हमें पता चला उसके मुताबिक 2007 में 200 करोड़ रुपए का जो लोन लिया था, उसके बाद 2011-12 में 50 करोड़ रुपए रीपे किया यूनिटेक ने एलआईसी को। उसके बाद 12-13 में 53 करोड़ रुपए, 53 करोड़ रुपए रीपे किया यूनिटेक ने। उसके बाद 2013-14 में सिर्फ 2 करोड़ रुपए रीपे कर पाया है यूनिटेक एलआईसी को। हालांकि यही वजह है कि अब रकम काफी ज्यादा बन रही थी, एलआईसी वसूली के मूड में है। हमने जब इस बारे में यूनिटेक से पूछा, जवाब मांगा उनसे, काफी पहले मैंने सुबह ही उनको मेल भेजा, लेकिन अभी तक उनका कोई औपचारिक जवाब नहीं आ पाया है। हालांकि सूत्रों से हमें इतना पता जरूर चला है कि यूनिटेक एलआईसी के साथ समझौता करने की तैयारी में है और ऑफर किया है कि हम आपको 28 दिसंबर तक 78 करोड़ रुपए रीपे कर देंगे। हमारी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है, उस प्रॉपर्टी को बेच के हम रीपे करेंगे और बाकी की रकम बाद में आपको देंगे। लेकिन एलआईसी के हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसके इस भरोसे से, इस वादा को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले इसका रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। तो सिर्फ इस ऑफर के वजह से हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं रोकेंगे। जी शुक्रिया लक्ष्मण। यानी इस सेक्टर की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन अब तक ऑल इज वेल कहते आ रहे डेवलपर भी अब चुनाव के मौसम में ये मानने लगे कि इंडस्ट्री की हालत पतली है। वजह साफ है, डेवलपर चाहते हैं कि जो भी केंद्र में सरकार बनाए, रियल एस्टेट उनके एजेंडे में जरूर हो। दिल्ली में अगले हफ्ते होने वाली क्रेडाई कॉन्क्लेव में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी। देश भर में चुनाव का माहौल गर्म है और डेवलपर्स भी लगे हाथों अपनी रोटियां सेक लेना चाहते हैं। यही वजह है कि कल तक घटती बिक्री और बढ़ती इन्वेंट्री के बाद न मानने वाले डेवलपर्स अब खुद यही रोना रो रहे हैं। यहाँ तक कि मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रेडाई चेयरमैन का कहना था कि हाल ही में मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट पे आई रिपोर्ट में इन्वेंट्री का आंकड़ा गलत है। उनका कहना था कि मुंबई में 44% से ज्यादा बिना बिके घर पड़े हुए हैं। क्रेडाई चेयरमैन ने यह भी कहा कि सेक्टर की हालत इतनी खराब हो चली है कि अच्छी कंपनियां भी लोगों को नौकरी से निकालने पर मजबूर हैं। अभी व्हाइट कॉलर में थोड़ा जॉब लॉस दिख रहा है। जो बॉटम 10% जो हमेशा कॉर्पोरेट कंपनीज एफिशिएंट रहने के लिए जो कम करती है वो कम करती होगी और नया रिक्रूट नहीं कर रही है, ये एक चिंता का विषय है। क्रेडाई का दावा है कि रियल एस्टेट सेक्टर अपने दम पर देश की जीडीपी को दोगुना कर सकता है और इसके लिए वो चाहते हैं कि सरकार उनका साथ दे। बिल्डरों की मांग है कि अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द क्लियरेंस मिले और ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो।
क्रेडाई के मुताबिक सिर्फ मुंबई में एनवायरमेंट कमेटी के पास कुछ 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। क्रेडाई टैक्स मामले में भी सरकार से रियायत चाहता है। आज एवरेज 2 से 3 साल लग रहे हैं अप्रूवल्स के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा अगर लैंड कॉस्ट 30% है तो 30% का इजाफा हो रहा है सिर्फ इनएफिशिएंसी से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हर लेवल पर अगर हम पकड़े तो 30 से 37% ये टैक्स का कंट्रीब्यूशन है सेल प्राइस में। और बम्बई जैसी जगह में जहां फंजिबल का एक प्रीमियम भरना पड़ता है वहां 45% के ऊपर हो जा रहा है। हालांकि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है पूंजी। नकदी बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि रिजर्व बैंक अटके प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए पैसा मुहैया कराए और साथ ही बिल्डरों के डूबे कर्ज के लिए रीस्ट्रक्चरिंग विंडो भी खोल दे। देश के बड़े प्रॉपर्टी मार्केट ठप है, लेकिन भारतीय इंडस्ट्री और बिजनेस विदेशी कंपनियों की रडार पर है। इसी हफ्ते यूएई के अजमन फ्री जोन अथॉरिटी के अफसर मुंबई अपने ऑफिस और गोदाम बेचने आए थे। It's far cheaper. We cannot compare rental rates of UAE and Mumbai. Mumbai is one of the most expensive realty locations in the world. It's by far cheap. We have nothing but recreation of every sort. We have a sunny climate pretty much year round. So indoor sports, outdoor sports, cricket, indoor stadiums, everything is absolutely available. रियल एस्टेट टीवी में आगे बात करेंगे कैसे डूबते रियल्टी सेक्टर को एनआरआईज दे रहे हैं सहारा। लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कम राइट बैक। It takes decades of experience, dedicated minds working together, serving the needs of millions of customers, the latest in technology, and pioneering innovation to put the very best investment choices at your fingertips, anywhere, anytime. ICICIdirect.com. Leadership at work. For you. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आप जानते हैं आज हमें बेंगलुरु में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिगेड का प्रोजेक्ट एक्सोटिका, ओल्ड मद्रास रोड बेंगलुरु पर ये स्थापित है। अब हम बात करेंगे, ब्रेक से पहले हमने देखा इसका लिविंग, डाइनिंग एरिया, पैटियो, तमाम चीजों पर बात की, लेकिन अब हमारा फोकस होगा इसके बेडरूम्स पर। ये 3 BHK अपार्टमेंट है। शुरुआत कर रहे हैं हम इसके मास्टर बेडरूम से। एरिया 14 बाय 18 तकरीबन इसके डायमेंशन है, उस लिहाज से काफी अच्छा एरिया। एक बड़ा सा किंग साइज बेड इसमें लगा है, फिर भी मूवेबल एरिया काफी अच्छा है इसके अंदर। बाकी घर से बात करें तो यहाँ पर विट्रिफाइड टाइलिंग्स है, लेकिन खासतौर पे बेडरूम्स के अंदर पूरे घर में आपको वुडन फ्लोरिंग दी गई है। साथ में एक खूबसूरत सा अटैच बाथरूम। खासियत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी फिक्चर्स लगाए गए हैं वो सब वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रख के लगाए हुए हैं। जैसा हमने आपको कहा कि ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये तमाम फिक्चर्स करीब 30% तक पानी की बचत करते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं जिस तरह से बाथरूम को डिजाइन किया गया है, शानदार फ्लोरिंग है, बढ़िया यहाँ पर वॉल फ्लोरिंग भी आप देख सकते हैं। वॉल टाइल्स का जो इस्तेमाल किया गया है वो भी काफी यूनिक है। खूबसूरत सा बाथरूम आपके मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ पर बनता है। एक छोटी सी बालकनी आपके इस मास्टर बेडरूम के साथ में बड़े वॉल हाइट विंडोज दिए गए हैं, ताकि आपके इस मास्टर बेडरूम में हर समय डे लाइट आती रहे, फ्रेश एयर आती रहे, एंड इट्स बिकम हेल्दी फॉर यू। और मास्टर बेडरूम के बाद अब ये आपका गेस्ट बेडरूम, ठीक आपके मास्टर बेडरूम और आपके फैमिली लिविंग या फैमिली रूम के बीच का हिस्सा। तकरीबन 11 बाय 13 के इसके डायमेंशंस, काफी स्पेस उस लिहाज से। और साथ ही आपके मेहमानों के लिए एक बालकनी भी है यहाँ पर, जहाँ से एक फुल वॉल हाइट विंडो इसके साथ है, फ्रेश एयर, डे लाइट सब कुछ आएगा, और एक अटैच बाथरूम विद ऑल गुड फिक्चर्स। और अब ये इस 3 BHK अपार्टमेंट का आखिरी बेडरूम नंबर 3, जो कि आइडियली है चाइल्ड बेडरूम, बच्चों का कमरा। 13 बाय 14 के डायमेंशंस देख रहे हैं आप। पलंग लगने के बाद एक वार्डरोब भी आ रहा है, एक स्टडी टेबल भी है, और फिर भी काफ़ी जगह, क्योंकि बच्चों को अपना कामकाज करने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। साथ में एक V शेप या L शेप विंडो भी इस रूम के अंदर है, जहां पर फुल वॉल हाइट विंडोज आपको दिए गए हैं विद हाई क्वालिटी ग्लेजिंग, यानी
सनलाइट तो अंदर आएगी लेकिन हीट अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर बच्चों का कमरा कूल रहेगा और साथ में डे लाइट पूरे दिन भर, और साथ ही ये अटैच बाथरूम यहाँ पर फॉर द किड्स और एक बाथटब के साथ मस्ती से नहा सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप ये बाथटब चाहें तो अपने मास्टर बेडरूम में भी लगा सकते हैं। तो ये आपने देखा ब्रिगेड एक्सोटिका में एक 3 BHK मॉडल अपार्टमेंट, जहां पर हमने चर्चा की इसके लिविंग, डाइनिंग, किचन की, साथ ही दिखाया इसके बेडरूम्स आपको। लेकिन एक चीज का जिक्र मैंने बार बार किया है इस पूरे शो फ्लैट के दौरान, वो है यहाँ का पैटियो एरिया या पैटियो, जिससे इस वक्त मैं जहां पर बैठा हुआ हूं। और ये एक खास एरिया है जो आपके पूरे घर को एक वी शेप में डिवाइड करता है। ये एक तरह की बालकनी है, करीब 17 बाय 29 का इसका डायमेंशन है, जहां पर प्लांटेशन किया गया है, काफी बड़ा ओपन स्पेस है और आपके घर को एक यूनिक शेप देता है ये एरिया। तो आइए, ये आपने देखा एक 3 BHK मॉडल अपार्टमेंट, लेकिन अब बात कर लेते हैं कीमत की कि कितनी कीमत आपको देनी होगी अगर यहाँ पर आप एक घर खरीदना चाहते हैं। तो 2 तरह के यहाँ पर साइज उपलब्ध हैं, 3 BHK, 4 BHK, उसमें भी अलग अलग साइज रेंज है। मैं अब आपको एक प्राइस रेंज दे देता हूँ। 3 BHK घर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी प्राइस रेंज होगी 1.3 CR से 1.6 CR, यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए से। सबसे बड़े साइज यानी 3140 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप वाले एरिया के फ्लैट में आप जाते हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपको देने होंगे। लेकिन अगर आपकी जरूरत 4 BHK की है तो आपका प्राइस रेंज होगा 1.8 CR से 1.85 CR, और ये सभी बेसिक कॉस्ट में आपको बता रहा हूं। और इसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अब विस्तार से बातचीत होगी, इसकी खूबियों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कंपनी के चेयरमैन जयशंकर साहब, और उनसे मिलने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे ब्रिगेड्स के हेडक्वार्टर्स पे। तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। RR काबेल। पंजाब सर्वश्रेष्ठ सामाजिक वातावरण, सर्वश्रेष्ठ प्रशासकीय सुधार, जहां होगा इम्तिहान साउथ और ईस्ट जोन के प्रतियोगियों का। We as a company are focusing on an area which is already economical and has a huge potential. We are saying, look, as much as maths is a part of the education process, a physically active lifestyle is a part of education. इसके हाथ लगेगी साउथ और ईस्ट जोन की बाजी। Award actually gives you a recognition and tells you, okay, fine, you are doing awesome. इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। Supported by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Presented by Sona Group, driving tomorrow. Entrepreneurial business growth partner, TradeIndia.com. Powered by Dainik Bhaskar. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया ब्रिगेड एक्सोटिका ओल्ड मद्रास रोड बेंगलुरु पर। हमने देखा किस तरह का घर वहां पर आपके लिए बनाया गया है, किस तरह की प्रोजेक्ट की दूसरी खासियतें हैं। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम मौजूद हैं ब्रिगेड, यानी जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसके हेड ऑफिस पे, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेंगलुरु में, और इस पूरे प्रोजेक्ट को भी ब्रिगेड ने ही तैयार किया है। वेल, तो अब हमारे साथ हैं ब्रिगेड के CMD मिस्टर MR जयशंकर। स्वागत कीजिए मेरे साथ उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। थैंक यू सर। और हमारा सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने पूरे साउथ में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं और एक्सोटिका भी उनमें से एक होने जा रहा है। एक्सोटिका को लेकर हमारा सवाल ये कि जब हमने उसको देखा तो उसका डिज़ाइन हमें काफ़ी यूनिक लगा, आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? See, from the time we conceived the project, there was a definite desire to make this into a landmark building. Brigade Exotica is an exclusive 3 and 4 bedroom premium apartment project. All apartments are in the range of between 2,600 square feet to even 5,000 square feet, a few 5 bedroom apartments. With the result, there was a definite desire to ensure each and every apartment has got excellent lighting, excellent ventilation,
that was one of the basic criteria. And the project also has two 35-story towers. So that gave us enough opportunity to create almost 80% of the space as open for landscaping and various amenities, external, play and such other amenities, swimming pool and other amenities. So while doing that, the architects Chandavarkar and Thacker, they also did a wonderful job in coming out with a unique design, which also indicates a very strong and solid building, and in the process, ensuring all the requirements of a good apartment project. सो ये आपका प्रोजेक्ट है ओल्ड मद्रास रोड इलाके में, जो कि अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो एक उभरता हुआ इलाका है। अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आने शुरू हुए हैं। आपका एक और प्रोजेक्ट गोल्डन ट्रायंगल भी आप वहाँ बना रहे हैं। इस इलाके के पोटेंशियल को आप कैसे देखते हैं? See, Old Madras Road has always been one of the prominent roads connecting Bangalore. Naturally, the name says Old Madras Road. It was the road leading to Madras, now Chennai. And quite recently, the National Highway Authorities have made it into a 8-lane road. I would say even not 8, it is almost a 10-lane road. And it is leading to some of the major industrial areas that is coming up in Bangalore, called Narsapur and Malur and Kolar industrial areas. That is the high growth area as far as manufacturing sector is concerned. We have Volvo that side, we have Honda scooters that side, and a host of Japanese ancillary units to Honda are coming up. And I'm sure it has got great potential. Right. And we feel we have tapped the potential at an early stage. अगर हम आपके ही प्रोजेक्ट की बात करें तो 4000 और प्लस के आसपास की रेंज में उसका प्राइसिंग है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अगर 5-6 साल का होराइजन हम देखें, जब इस इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका होगा, तो अप्रिसिएशन किस लेवल पे जाता हुआ देखते हैं आप? Appreciation is always definitely it is likely to be better than average standards of growth standards in Bangalore, because at 4,000 rupees it is area properties in that area between 4,000 to 5,000 it is reasonably priced, particularly Brigade Exotica, which is closer to 4,800 to 4,900 rupees a square foot for the kind of amenities that we are giving for a landmark building, a 35-story building. I think we feel it is priced very, very attractively. राइट सर, अब अगर हम बेंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, और ये मैं इस संदर्भ में करना चाहता हूँ कि अगर हम इस वक्त देश के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ठंडा है मार्केट और आर्थिक हालात भी देश में इस समय उतने बेहतर नहीं है। ऐसे में आपको बेंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट आगे बढ़ते हुए कैसा दिख रहा है? It is, I'm happy to say that the Bangalore market is much more healthier than rest of the Indian market. It is primarily because Bangalore has never been overpriced in terms of for the kind of quality people get. It is great value for money Bangalore developers give, and Brigade is in the forefront of giving value for money to its clients. So that way it is, there is no cause for concern as far as the Bangalore real estate market is concerned. In urbanization, Bangalore is also leading among the many metropolitan cities. Bangalore is gaining a lot of importance in urbanization. Added to that, real estate is always a long-term story. It is not a short-term story for 1 month or 2 months or for that matter 6 months. There will always be minor intermittent ups and downs may be there, but over a period of even if you take 3 years, 5 years, etc., the projects have always appreciated. Right. अगर हम आपसे पूछें कि जो अभी इकोनॉमी में एक थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ठहराव है या उससे पूरे मार्केट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, कितने क्वार्टर्स में आपको लगता है कि we will be back on track? I think the overall market should be back on track in about three quarters. I'm not talking about real estate as such. The general Indian economy should be back on track by middle of 2014. It is primarily because currently due to the, I would say, impending election uncertainty of 2014, there is a certain amount of
wait and watch in some cases. And I would say major investments for any manufacturing sector, they are taking a little bit more longer time than necessary. अगर हम पॉलिसी के हिसाब से देखें तो अभी पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें से एक है कि एफडीआई नॉर्म्स को उन्होंने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, रीट्स का इंट्रोडक्शन करने की बात हो रही है, सेबी की तरफ से गाइडलाइन है। आपको लगता है कि ये सारे जो कदम सरकार उठा रही है इससे कुछ एक सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट पर? No, see, these are all definitely steps in the positive direction and right direction, and these are necessary, and they've been requested by the industry for quite some time. Unfortunately, the government has not taken these positive decisions earlier, till they were pushed to a corner due to the various factors that one reads in the media. माय लास्ट क्वेश्चन सर, आखिरी सवाल आपका कि अब आप क्योंकि बेंगलोर के तो प्रोमिनेंट डेवलपर हैं, साउथ इंडिया में भी आपकी प्रेजेंस है, आगे बढ़ते हुए किस तरह के फ्यूचर प्लान्स हैं कंपनी के? Brigade Group has got substantial plans for the future. We are into all aspects of real estate, residential, commercial, retail, and we are also into the hospitality sector. And in each of these sectors, we have number of projects. Currently, we have projects tied up, started on drawing board of close to 38 million square feet of projects, and our hands are full for the next 4 to 5 years. Right. And तो आपका स्प्रेड हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऑलमोस्ट इंटायर साउथ में आपने करा है, क्या नॉर्थ में भी आने का कोई इरादा है? Not that we do not like to do in north, but currently I think we are focusing on south, primarily because we believe real estate business is not an easy business to be in on a pan-India basis. So we always felt it is a regional centric business, and currently we are looking at it in that fashion. Right, sir. हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, और बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you very much. Thank you. तो ये थे एमआर जयशंकर, ब्रिगेड के सीएमडी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनके प्रोजेक्ट एक्सोटिका के बारे में। साथ ही हमने और भी बातचीत की, कैसा रियल एस्टेट मार्केट है इस वक्त और आने वाला वक्त कैसा दिखाई दे रहा है और कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो फिलहाल के लिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स।